नमस्कार प्यारे साथियों। गुप्त काल हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने गुप्तकालीन सामाजिक जीवन जो था वो पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम गुप्तकालीन कला। ठीक है, तो गुप्तकालीन कला थोड़ी बड़ी लंबी चलेगी। कई सारी चीज़ें हैं इसमें, हम मंदिर है, स्तूप है और मूर्ति कला है ना, और कुछ गुफाएं जो हैं इस काल की, चित्रकला वगैरह वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्तकालीन कला और पढ़ते हैं आज, है ना। सॉरी, देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, गुप्तकालीन कला। ठीक है, गुप्तकालीन कला में हम देखिए क्या क्या चीज़ देखेंगे। मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक तो हम देखेंगे कि मंदिर, पहली बार जो भारत में मंदिर बने वो इस समय बने थे ना, मंदिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है स्तूप कला थोड़ी सी देख लेंगे, स्तूप कला। फिर हम मूर्ति कला देख लेंगे, है ना। और अंत में हम जो है चित्रकला देख लेंगे। ठीक है, चित्रकला देख लेंगे, या मैं इसको कहूँ गुफाओं में मिले हैं चित्र, तो गुफाएं जो है वो हम देखेंगे ना। तो इन डायमेंशंस को छूते हुए हम इसका टॉपिक को पूरा करेंगे। फिर हम कला में ही वैसे साहित्य आता है, लेकिन गुप्तकालीन साहित्य के नाम से एक अलग से टाइटल डाल के और फिर हम साहित्य की बात करेंगे। साहित्य में बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छा साहित्य है, कालिदास का साहित्य है ना। और भी बहुत सारे, वराहमिहिर का है, आर्यभट्ट का है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत सारे हैं, है ना। मजा आएगा उसमें, और वहाँ से सवाल आने की संभावना भी सॉरी खूब रहती है। वैसे यहाँ से सवाल आने की संभावना भी प्रबल रहती है, क्योंकि पहली बार मंदिर बनाए गए, तो जब कोई काम पहली बार होता है ना, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहाँ से सवाल आने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो चलिए प्रमुख मंदिरों की हम बात कर लेते हैं आज की क्लास में, और फिर हम देखते हैं कि और आगे स्तूप कला तक भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रमुख मंदिर हेडिंग डालते हैं और उसमें हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस काल के जो मंदिर थे उसकी कुछ विशेषताएं होती थी। ठीक है, जैसे पहली बार ही बनाए गए थे तो विशेषताएं तो सीधी सी बातें होनी है। क्या विशेषताएं थी मैं बोल के बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि भारत में पहली बार मंदिर जो बनाए गए वो गुप्त काल में बनाए गए, पहली विशेषता तो यही है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि इस समय के जो मंदिर थे वो अधिकांश मंदिर नागर शैली में थे, है ना। अधिकांश मंदिर नागर शैली में थे, कुछ मंदिर बेशर शैली में भी थे। नागर शैली के जो मंदिर है ना, अधिकतर उत्तरी भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं वो नागर शैली के मंदिर होते हैं। दक्षिण भारत में जो पाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। ठीक है, और इन दोनों मंदिरों के बीच की जो विशेषता है, यानी कि जिस ऐसे मंदिर जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताओं का समन्वय होता हो, ऐसी शैली को हम बेशर शैली कहते हैं। ये एक बेसिक फंडा है। ठीक है, तो इस समय के जो मंदिर थे वो नागर शैली में अधिकांशतः बनाए गए थे, कुछ मंदिर बेशर शैली में भी थे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मंदिर जो बनाए जाते थे वो एक चबूतरे के ऊपर बनाए जाते थे। ठीक है ना। जैसे मान लें कि ये कोई एक चबूतरा है। ठीक है, चबूतरा वैसे मेरे को बनाना तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक चबूतरा जो होता है ना वो घनाकार होता है ना। घन क्या मतलब, घनाभ जैसे कुछ ऐसे बनता होगा चबूतरा, है ना। ऐसे समझिए आप इसको। नहीं बैठेगा ये ना, ऐसे नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। चलो छोड़ो। एक चबूतरा आप समझ ही रहे होंगे, चबूतरे के आकार चबूतरा बनाया जाता था, है ना। और चबूतरे के पीछे पीछे छोर में एक गर्भगृह बनाया जाता था, है ना। चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, है ना। और जो गर्भगृह बनाया जाता था वो सबसे पवित्र स्थान होता था। गर्भगृह में एक मूर्ति होती थी, है ना। और गर्भगृह का जो आंतरिक भाग होता था वो प्रकृति चित्रण से सुसज्जित होता था, और उसके द्वार पर कूर्म वाहिनी व मकर वाहिनी का अंकन होता था, है ना। मकर वाहिनी गंगा व कूर्म वाहिनी यमुना का अंकन होता था, है ना, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर। ठीक है, और गर्भगृह के ठीक सामने मंडप या अर्ध मंडप होता था। ठीक है, और मंडप के आखिरी छोर पर एक तोरण द्वार होता था, है ना। जैसे प्रवेश करते हैं ना वो वाला द्वार जो होता है वो तोरण द्वार कहलाता है। ठीक है, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी होता था।
ठीक है। और गर्भगृह के ऊपर एक मंजिला शिखर भी बनाया जाने लगा, है ना। शिखर में भी कुछ विशेषताएं होती थी, जैसे एक कलश होता था, एक आमलक होता था, एक जो है कंठ होता था, एक अंड होता था, है ना, एक शुक नासिका होती थी। ये कुछ उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं बेसिक विशेषताएं हैं जो हर मंदिर में लगभग देखने को मिलती हैं। आरंभिक कुछ मंदिर ऐसे थे जिसके ऊपर शिखर नहीं होता था, लेकिन बाद में शिखर बनाए जाने लगे, ठीक है। तो आप इन विशेषताओं को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। कई बार विशेषताओं से सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि गुप्तकालीन मंदिरों की कौन सी विशेषताएं थी या कौन सी नहीं थी, ठीक है। तो चलिए मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रमुख विशेषताओं को, ठीक है। फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो हम पढ़ रहे हैं, प्रमुख मंदिर पढ़ रहे हैं और इनकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं, है ना, वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो विशेषताओं में पहली विशेषता तो यही थी कि भारत में पहली बार मंदिर गुप्त काल में ही बने थे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा भारत में पहली बार मंदिर, भारत में पहली बार मंदिर गुप्त काल में बने, गुप्त काल में बने थे, ठीक है। भारत में पहली बार मंदिर गुप्त काल में बने थे, पहली बात। दूसरी मैं यहाँ पे लिखूं सॉरी, इस काल के मंदिर, इस काल के अधिकांश मंदिर, अधिकांश मंदिर चबूतरों पर बनाए गए, है ना, चबूतरों पर बनाए गए, ठीक है। इस काल के अधिकांश मंदिर चबूतरों पर बनाए गए थे। अधिकांश क्या, चबूतरों पर ही बनाए गए थे, जो कि नागर शैली, जो कि नागर शैली के थे, जो कि नागर शैली के थे। कुछ मंदिर बेशर शैली में भी बने, कुछ मंदिर बेशर शैली में भी बनाए गए थे, बनाए गए थे, ठीक है। कुछ मंदिर बेशर शैली में भी बनाए गए थे सॉरी। तो यह बात मिलती है हमको, ठीक है। कुछ मंदिर तो बेशर शैली में थे, अधिकांश मंदिर नागर शैली में थे। चबूतरे पर ये मंदिर बनाए जाते थे। चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी जिनको सोपान कहा जाता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चबूतरे पर चढ़ने हेतु, चबूतरे पर चढ़ने हेतु सीढ़ियां बनाई जाती थी। चबूतरे पर चढ़ने हेतु सीढ़ियां बनाई जाती थी जिन्हें सोपान कहा जाता था, ठीक है। चबूतरे पर चढ़ने हेतु सीढ़ियां बनाई जाती थी जिन्हें सोपान कहा जाता था, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, चबूतरे के आखिरी छोर पर, है ना, चबूतरे के आखिरी छोर पर गर्भगृह बनाया जाता था। चबूतरे के आखिरी छोर पर गर्भगृह बनाया जाता था जो मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता था, जो मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता था। जिस गर्भगृह में क्या होता है, जिसमें किसी देवता की मूर्ति लगी होती थी, जिसमें किसी
देवता की मूर्ति लगी होती थी, जिसमें किसी देवता की मूर्ति लगी होती थी, उसको बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह के बिना कोई भी मंदिर नहीं होता। तो कोई भी मंदिर है, मान लो आपसे किसी भी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में यह सवाल पूछा गया कि किसी भी मंदिर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, एक्स वाई जेड, कोई स्पेशली मंदिर का नाम देकर पूछा है या बिना नाम देकर पूछा है, तो आप आंख मूंद कर ये तो डाल ही सकते हैं कि उसमें एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता है, उसमें किसी देवता की मूर्ति होती है ना। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई देवता की मूर्ति होगी होगी, है ना। और सबसे पवित्र स्थान भी वही होता है ना। तो ये 3-4 विशेषताएं तो सीधी आपकी सही हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और हम क्या करें, ये जो गर्भगृह होता था उसको उसके आंतरिक भागों में, है ना, उसके आंतरिक भागों में तो प्रकृति चित्रण मिलता था, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, गर्भगृह के आंतरिक भागों में प्रकृति चित्रण व प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा व कूर्म वाहिनी यमुना का अंकन होता था, ठीक है। जो प्रवेश द्वार होता था उस पर मकर वाहिनी गंगा, ये गर्भगृह के प्रवेश द्वार की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे ये एक कोई चबूतरा है, आखिर बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मान ले सॉरी, यहाँ पे मान लें कि ये गर्भगृह है और इस गर्भगृह में यहाँ पे कोई मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो इस मूर्ति के अंदर ये एक, इसको बंद कर दिया जाता है ना, ऐसे मान लो ये दीवारी है, ये बंद कर दिया, यहाँ पे ये प्रवेश द्वार हो गया इसका, ठीक है। तो ये है प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार पे यहाँ पे तो ये मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना का अंकन मिलता है। और इसके आंतरिक भागों में, यानी कि यहाँ ये जो दीवार है इसके आंतरिक भागों में क्या होता था, प्रकृति चित्रण होता था, ठीक। आंतरिक भागों में ये कोई देवता की मूर्ति हो गई, ठीक है। और ये एक चबूतरा है, इसके ऊपर चढ़ने के लिए मान लो ये इस इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ पे धरातल है ना, ये इतनी ऊंचे पे बनाया गया है। तो यहाँ पर चढ़ने के लिए इस प्रकार से सीढ़ियां बनाई जाती थी, है ना। तो इन सीढ़ियों को बोला जाता था क्या, सोपान बोला जाता था, है ना। सीढ़ियों को सोपान बोला जाता था, है ना। अब ये गर्भगृह है, इसके चारों ओर ऐसे एक प्रदक्षिणा पथ बना दिया जाता था, ताकि उसमें प्रदक्षिणा पथ, मतलब चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, है ना, परिक्रमा बोलते हैं उसको लोकल भाषा में। तो वो प्रदक्षिणा पथ होता था, ठीक है। इस गर्भगृह के सामने यहाँ पे पिलर खड़े करके और इसको ढक दिया जाता था, ऊपर छत और नीचे पिलर, तो उसको बोलते हैं मंडप या अर्ध मंडप, ठीक है। और यहाँ पे एक द्वार बना दिया जाता था, प्रवेश द्वार, इस मतलब एक चारों ओर चार दीवारी होके और एक प्रवेश द्वार भी बना दिया जाता था। उस प्रवेश द्वार को बोलते थे तोरण द्वार। क्या बोलते थे, तोरण द्वार बोलते थे, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं इसमें होती थी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे आपको पता ही है कितना बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है इसको, ठीक है। तो इतना बेहतरीन तरीके से बनाया है कि ये वीडियो वायरल भी हो सकता है, इसकी वजह से अपन ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, फिर इतने सारे लोगों को जवाब देना और हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने मिटा दिया इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ हो गई। क्या बताया, हाँ ये बताया कि गर्भगृह के आंतरिक भागों में प्रकृति चित्रण में प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा व कूर्म वाहिनी यमुना का अंकन होता था। गर्भगृह के, एक बात और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, या चलो अगली आगे ही मैं लिखता हूँ। ये बोर्ड हमारा पूरा भर गया है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसकी विशेषताएं अभी हम पढ़ रहे हैं ना, विशेषताएं पढ़ रहे हैं। विशेषताओं में मैं 2-3-4 विशेषताएं और यहाँ पे लिखाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे चलो मैं इतना मिटा दे रहा हूँ, फिर एक साथ मिटा दूंगा मैं। देखो इसकी और विशेषता क्या क्या है, और विशेषताओं में गर्भगृह के चारों ओर, गर्भगृह के चारों ओर
प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ होता था। इसके अलावा गर्भगृह के सामने, गर्भगृह के सामने मंडप या अर्ध मंडप होता था, है ना, मंडप या अर्ध मंडप होता था। ठीक है, और सॉरी, मंडप के आखिरी छोर पर, है ना, मंडप के आखिरी छोर पर तोरण द्वार होता था, तोरण द्वार होता था। ठीक है, तोरण द्वार होता था। ये सारी विशेषताएं थी। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरंभ के जो मंदिर थे उसमें शिखर नहीं होता था, लेकिन बाद में शिखर भी बनाए जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में, आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं होता था, मगर बाद के मंदिरों में, बाद के मंदिरों में शिखर का निर्माण किया जाने लगा। मंदिरों में शिखर का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, बाद के मंदिरों में शिखर का निर्माण किया जाने लगा। तो ये सारी चीजें थी उस जमाने में। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं में यहाँ से विद्यार्थियों सवाल पूछा जाता है अक्सर, बड़ा ही कंसेप्ट बेस्ड सवाल सॉरी पूछा जाता है, और सही गलत कथन वाले सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं ना, ये ध्यान रखना। और ये जो शिखर होता था, इस शिखर की कई विशेषताएं होती थी, है ना। शिखर के अंदर क्या क्या होता था, देखो शिखर में मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि शिखर में क्या क्या होते थे। शिखर में एक तो होता था कलश, है ना, कलश होता था। एक आमलक होता था, है ना, कलश होता था, आमलक होता था। एक कंठ होता था, एक अंड होता था, है ना, कंठ अंड। वे सुक नासिका होती थी, है ना, सुक नासिका। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है शिखर के अंदर पाई जाती थी। ये ध्यान रखना, मोस्ट लगा लो, कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सॉरी कौन सी विशेषताएं शिखर की होती थी, है ना। तो इसमें से जैसे दो तीन चीजें ये दे दी, है ना, और एक डाल देंगे तोरण द्वार होता था, कि इसमें सोपान भी होता था, या फिर मतलब कोई अन्य शब्दावली ऐसे डाल देंगे जो शिखर में नहीं होती थी, दूसरी जगह होती थी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये प्रमुख चीजें थी शिखर के अंदर। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, अब हमने जो है गुप्त काल के जो मंदिर थे उनकी प्रमुख प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पे देख लिया है। अब मैं प्रमुख मंदिरों के जो उदाहरण हैं वो मैं आपके सामने साझा करूँगा। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, और जो है इनको समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसको आप भूलेंगे, तो इसको बढ़िया से पढ़ना आप। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और अब हम आगे प्रमुख प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इस काल के जो मंदिर थे अधिकांशतः पत्थर के बनाए गए थे। एक दो मंदिरों के नाम ऐसे मिलते हैं, जैसे भितरगांव का मंदिर है और श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, तो ये जो दो मंदिर ऐसे हैं जो ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, बाकी सभी मंदिर किसके थे, पत्थर निर्मित थे। तो मैं ये बात भी जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, इस काल के अधिकांश मंदिर, इस काल के अधिकांश मंदिर प्रस्तर के बने थे, मगर कुछ मंदिर
ईंटों के भी बने, मगर कुछ मंदिर ईंटों के भी बने, जैसे भितरगांव का मंदिर, भितरगांव का मंदिर, और एक है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, है ना, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये दो मंदिर ऐसे हैं, ये ईंटों से थे विद्यार्थियों, बाकी के जो मंदिर थे वो पत्थर निर्मित थे। ठीक है, तो आप इसको उतारे, मैं इसको सॉरी मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने इसको उतार तो लिया ही होगा वैसे। अब हम कुछ प्रमुख प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, पूरे मंदिरों को पढ़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने मिटा दिया इसको, और अब जो है प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। ठीक है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। तो विद्यार्थियों, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों को हम थोड़ा सा डिवाइड करके हुए पढ़ते हैं। अधिकांश मंदिर जो बने थे वो उत्तर प्रदेश में बने थे, आरंभिक मंदिर मध्य प्रदेश में बने थे। ठीक है, तो हम पहले मध्य प्रदेश के मंदिर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदिर। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, तिगवा का जो विष्णु मंदिर है ये मध्य प्रदेश के एक जिला पड़ता है हमारे जबलपुर में, वहाँ पे है, और समुद्रगुप्त के द्वारा यह बनवाया गया था। इसकी बस दो ही विशेषताएं मिलती हैं, इसके अलावा इसकी कोई खासा विशेषता हमको मिलती नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक तो ये पड़ता है जबलपुर एमपी में। ठीक है, और दूसरी विशेषता है कि इसको समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित माना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित माना जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सॉरी, ये हो गया हमारा एक मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो एरण का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर। ठीक है, एरण का जो विष्णु मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में है। हाँ, मध्य प्रदेश के मंदिर तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तो होना ही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी एरण एक जगह है, वहाँ पे ये मंदिर है, और एरण वर्तमान में एक मध्य प्रदेश का जिला है सागर, है ना, तो वहाँ पे यह मंदिर पड़ता है। ठीक है, सागर मंदिर में पड़ता है, और इस मंदिर के ठीक सामने बुद्धगुप्त का एक गरुड़ ध्वज स्तंभ है, और उस गरुड़ ध्वज स्तंभ पे 485 ईस्वी का एक लेख भी हमको मिलता है। ठीक है, यह इसकी विशेषता है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि यह कहाँ पे पड़ता है, सागर एमपी में, इस सागर एमपी में अवस्थित है, पहली चीज अवस्थित है। ठीक है, दूसरी इसी की विशेषता कि इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने क्या है, बुद्धगुप्त का बुद्धगुप्त का गरुड़ स्तंभ है ना, गरुड़ स्तंभ है, जिस पर बुद्धगुप्त का गरुड़ स्तंभ है, जिस पर 485 ईस्वी का लेख भी मिलता है। ठीक है,
जिसके ऊपर जो है 485 ईस्वी का एक लेख भी हमको मिलता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बुद्धगुप्त का जो है एक गरुड़ स्तंभ लेख हमको मिलता है। ठीक है, पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि बुद्धगुप्त का गरुड़ स्तंभ लेख हमको कहाँ से मिलता है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा गरुड़ स्तंभ लेख हो गया। इसके अलावा और भी हमको यहाँ से कई मंदिर मिले हैं, जैसे सांची से एक विष्णु मंदिर मिला है। ठीक है, सांची का जो विष्णु मंदिर है उसको प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम मंदिर जो है माना जाता है सांची के विष्णु मंदिर को, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सांची का विष्णु मंदिर। ठीक है, सांची में ये अवस्थित है। सांची वही एमपी में अवस्थित। ठीक है, और सॉरी, प्राचीनतम मंदिर इसको माना जाता है ना, इसको प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, इसको प्राचीनतम मंदिर माना जाता है सांची के विष्णु मंदिर को। और इसमें जो विष्णु है ना, विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति इसमें हमको मिलती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति इसमें मिलती है। ठीक है, विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति इसमें मिलती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो साथियों, ये हमारे कुछ प्रमुख प्रमुख मंदिर थे, है ना। इसके अलावा ये विष्णु के मंदिर थे ना। इसके अलावा नचना कुठार के अंदर एक पार्वती का मंदिर भी मिला है ना, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। पार्वती का मंदिर है तो आपको पता ही है। ठीक है, पार्वती का मंदिर जो मिला है वो हमको अजयगढ़ से मिला है ना। और इसके अलावा पार्वती के मंदिर की जो विशेषता मिलती है, उसके ऊपर रामायण और महाभारत का अंकन उसके ऊपर हमको मिलता है। यह आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, और पार्वती का मंदिर तो है ही, तो शिव और पार्वती से संबंधित जानकारी तो इसमें मिलती ही है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो मैं चौथे नंबर पे नचना कुठार का पार्वती मंदिर लिखना चाहूँगा। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पड़ता है? अजयगढ़ एमपी में पड़ता है ना। अजयगढ़ एमपी में अवस्थित। ठीक है, अजयगढ़ एमपी में अवस्थित है। और इसकी विशेषता क्या है वो हम देखें नचना कुठार के पार्वती मंदिर की। तो रामायण व महाभारत का अंकन मिलता है ना, का अंकन मिलता है। ठीक है, और शिव पार्वती का अंकन मिलता है। ठीक है, शिव पार्वती का अंकन मिलता है। ठीक है, इसमें मैंने एक डंडा ज़्यादा लगा दिया। ठीक, इसमें जो है शिव पार्वती का अंकन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें नचना कुठार मंदिर के बारे में है जो कि हमको मिलती है। ठीक है, और इसमें प्रकृति चित्रण के रूप में सॉरी, एक हरिण के परिवार को भी इसमें जो है चित्रित किया गया है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। वैसे ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्या क्या ध्यान रखोगे।
ठीक है, हर मंदिर की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और क्या पता उसके किस जगह पे क्या अंकन मिलता है, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हरिण के एक परिवार का अंकन भी इस पर मिलता है। ठीक है, हरिण के एक परिवार का अंकन भी इस पर मिलता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो विद्यार्थियों, ये हमारे कुछ प्रमुख प्रमुख मंदिर थे, गुप्त काल के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश से हमको मिले हैं, है ना। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर और जो पिपरिया का विष्णु मंदिर है, ये भी बड़े प्रसिद्ध मंदिर है ना। तो मैं इनका नाम ही है, बस इसी को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 5वें नंबर पे। ठीक है, 5वें नंबर पे हम लिखेंगे कि भूमरा का शिव मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर। ठीक है, ये 6ठे नंबर पे हो गया। तो ये सतना जिले में है ये ना, और ये भी सतना में ही है ना, सतना एमपी। ठीक है, सतना एमपी में ये मंदिर हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये जो मंदिर हैं इनको बढ़िया तरीके से आप तैयार करना। मध्य प्रदेश से जो हमको मंदिर मिले हैं उनकी बात मैंने यहाँ पे कर ली है। यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न फंसेगा, क्योंकि इतने डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश वाले लोग पढ़ते हैं इतना डिटेल में, उतना हमने देख लिया है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको गुप्त काल के ही और उन मंदिरों को पढ़ाने वाला हूँ जो कि हमको उत्तर प्रदेश से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर हैं, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, और कानपुर का भितरगांव मंदिर है ना, और फिर इसके अलावा फिर और भी मंदिर आ जाएंगे, कुछ छोटे मंदिर हैं। ठीक है, तो उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इनको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हम पढ़ रहे हैं, इस हेडिंग को हम नहीं मिटाएंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। तो मेरे साथियों, आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और बढ़िया से आप पढ़ रहे होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक पे, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, और कॉर्नर में मैं एक नंबर भी देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे आपकी किसी भी प्रकार की क्यूरी है उसको भेज सकते हैं। मैं आपके उस समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। ठीक है, समय रहते करूँगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई जवाब ही नहीं दूँ, ऐसा नहीं होता है ना। चलो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, ये 10 अवतार यानी कि विष्णु का ये मंदिर है, और विष्णु के ही 10 अवतार हुए हैं, तो विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा विष्णु को यहाँ पर शयन मुद्रा में दिखाया गया है ना। रामायण और महाभारत का अंकन मिलता है ना। इसमें रामायण में जो 5 पांडव हैं और द्रौपदी है, उसका अंकन इस पर मिलता है। ठीक है, और नागर शैली का मंदिर है। इसमें पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था, और जो पंचायतन शैली होती है ना, मतलब बीच में एक प्रमुख देवता की मूर्ति का होना, फिर अगल बगल में अन्य मूर्तियों का होना, तो पंचायतन शैली की झलक भी इसमें हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं ना। और नागर शैली का पहला पुरातात्विक साक्ष्य भी इसको माना जाता है। ठीक है, शिखर इसमें पाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं।
ललितपुर झांसी में यह अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। ललितपुर झांसी में अवस्थित। ठीक है, झांसी लिखना था, झांसी लिख दिया। ठीक है, झांसी में अवस्थित। बड़ी इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, देखो विशेषताओं की मैं बात करूं तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है ना, उल्लेख, सॉरी, विष्णु के 10 अवतारों का अंकन मिलता है, अंकन मिलता है। ठीक है, दूसरा, विष्णु को शयन अवस्था में दिखाया गया है, विष्णु को शयन अवस्था में दिखाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, विष्णु को शयन अवस्था में दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा रामायण व महाभारत का अंकन मिलता है। ठीक है, महाभारत में पांचों पांडवों व द्रौपदी का अंकन। ठीक है, ये अंकन मिलता है। इसके अलावा नागर शैली का यह मंदिर है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, लेकिन इसमें पंचायतन शैली की झलक भी मिलती है, पंचायतन शैली की झलक भी मिलती है। ठीक है, पंचायतन शैली की झलक भी मिलती है। पहली बार शिखर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ना, तो पहली बार जो है शिखर का उल्लेख, शिखर का उपयोग यहाँ पर किया गया है। मोस्ट विशेषता है ना, मैं रेड कलर से लिखना चाहूँगा कि पहली बार शिखर का प्रयोग देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, एक बात मैं मध्य प्रदेश के मंदिरों में लिखाना भूल गया विद्यार्थियों, उस बात को हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे। मैं अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एमपी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, नोट डाल के आप लिख लो, या एमपी के मंदिर जो लिखे थे उसी में आप लिख लेना। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के सभी गुप्तकालीन मंदिर शिखर विहीन थे, है ना, शिखर विहीन थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो गुप्तकालीन मंदिर थे वो सभी मंदिर शिखर विहीन थे, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शिखर का पहली बार प्रयोग कहाँ मिलता है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, जो कि हमको ललितपुर झांसी से यह हमको मिला है। ठीक है, तो ये इस उत्तर प्रदेश का एक मंदिर हो गया। उत्तर प्रदेश के अगले मंदिर की मैं बात करता हूँ अगली स्लाइड पे, वो है हमारा कानपुर का भितरगांव मंदिर, जो कि विष्णु मंदिर है और ईंटों से बना हुआ है। इस मंदिर में भी जो है रामायण और महाभारत का अंकन मिलता है, और इसका जो गर्भगृह है वो चैत्याकार मिलता है ना, चैत्य जो होता है ना,
अंडाकार कहें या चैत्याकार कहें, ऐसी अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतारें, मैं इसमें आगे की बात कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे उसमें ज़्यादा कुछ विशेषताएं हैं नहीं, 2-3 विशेषताएं हैं बस, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है वो मंदिर, है ना, इसको पूरा मिटाना ही पड़ेगा। हाँ, कानपुर का भितरगांव मंदिर है ना, वो उसमें कानपुर के भितरगांव मंदिर से विद्यार्थियों जो सवाल बनता है ना, वो अधिकतर एक ही सवाल बनता है, और वो बनता है कि कौन सा मंदिर ईंटों से बना हुआ है ना। तो ईंटों से बना हुआ है कानपुर का भितरगांव मंदिर, इसलिए वो फेमस है। इसके अलावा उसमें जो है एक दो विशेषताएं और मिलती हैं, जैसे रामायण और महाभारत का अंकन उसके ऊपर मिलता है, विष्णु का यह मंदिर है ना, और चैत्याकार या अंडाकार उसके अंदर जो है मतलब गर्भगृह, हाँ सॉरी, गर्भगृह की मैंने शायद अभी बताई थी, गर्भगृह नहीं, गर्भगृह तो है ही, है ना। गर्भगृह की आकृति तो क्या होगी, गर्भगृह में तो मूर्ति होती है, लेकिन जो उसके अंदर मेहराब जो हैं वो अंडाकार हैं, मेहराब अंडाकार है ना। तो मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ भीतरगांव का विष्णु मंदिर। ठीक है, भीतरगांव का विष्णु मंदिर, ये पड़ता है हमारे कानपुर यूपी में। ठीक है, कानपुर यूपी में पड़ता है। क्या विशेषता है इस मंदिर की? सबसे पहली विशेषता, ईंटों से बना मंदिर, है ना, ईंटों से बना मंदिर, पहली विशेषता। नंबर 2, विष्णु का यह मंदिर है, जो कि हमने उसी में टाइटल में डाल दिया, विष्णु मंदिर, है ना, विष्णु का मंदिर है। ठीक है, और तीसरी विशेषता ये है कि इसमें रामायण व महाभारत के दृश्यों का अंकन मिलता है, दृश्यों का अंकन मिलता है। ठीक है, और आखिरी विशेषता कि इसमें चैत्याकार या अंडाकार मेहराबों का उपयोग हुआ है, मेहराबों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें चैत्याकार या अंडाकार मेहराबों का प्रयोग हुआ है, यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। तो ये भितरगांव, कानपुर का भितरगांव मंदिर हो गया। ठीक है, इसके अलावा अन्य मंदिर में जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर में नहीं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है वो ना, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, हाँ सॉरी, छत्तीसगढ़ में है बिल्कुल। ठीक है, और विष्णु का मंदिर है ये ना, लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, लेकिन इसमें जो मूर्ति मिलती है वो विष्णु की मूर्ति भी है इसमें, और राम सीता का मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसका भी जो सवाल बनता है ना, वो इसी को लेकर बनता है कि यह मंदिर किस से बना हुआ है। तो यह मंदिर जो है ईंटों से बना हुआ है, यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ अन्य मंदिरों में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अन्य मंदिर, अन्य मंदिर। ठीक है, तो अन्य मंदिर में एक नंबर पे आएगा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें विष्णु की मूर्ति मिलती है एक तो, है ना, इसमें विष्णु की मूर्ति मिलती है। ठीक है, और राम सीता की मूर्ति भी मिलती है, ये मूर्ति भी
मिलती है, ठीक है। राम सीता की मूर्ति भी मिलती है। और सॉरी, इसकी जो अन्य बड़ी विशेषता है वो यहाँ एक ईंटों से बना मंदिर है ना, ईंटों से बना मंदिर, ठीक है, ईंटों से बना मंदिर। इसके अलावा इसका जो निर्माण करवाया था वो गुप्त महारानी वास्टा ने करवाया था, वास्टा ने, है ना, जो कि चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम की नहीं थी, वास्टा, वास्टा थी, वास्टा एक गुप्त रानी थी, इतना ध्यान रखना। शायद वो उत्तरवर्ती गुप्त शासक था, उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली आ नहीं रहा है याद। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था पर, है ना, इतना ध्यान रखना। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था ना, मंदिर निर्माण, वो वास्टा ने करवाया था, ठीक है। मंदिर निर्माण जो करवाया वो करवाया था वास्टा ने। किसने? वास्टा। कौन थी? गुप्त महारानी थी, ठीक है, गुप्त महारानी वास्टा थी। हर्षगुप्त का नाम मिलता है विद्यार्थियों इसमें ना, जितना कि मुझे याद आ रहा है। क्या है, क्या है? हर्षगुप्त, हर्षगुप्त की रानी, ठीक है, हर्षगुप्त की रानी वास्टा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इतना आपको ध्यान रहे, ठीक है। हर्षगुप्त की रानी थी, ठीक, ये सही है। हर्षगुप्त उत्तरवर्ती गुप्त शासक था, हर्षगुप्त उसकी रानी थी वास्टा, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा हमको ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य मंदिर थे। इसके अलावा उत्तरेश्वर और कालेश्वर नाम से दो मंदिर और मिलते हैं महाराष्ट्र में, उसकी भी मैं अन्य मंदिरों में बात कर लेता हूँ। तो उत्तरेश्वर, उत्तरेश्वर और एक है कालेश्वर, ठीक है, उत्तरेश्वर व कालेश्वर, ये अन्य मंदिर थे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों गुप्तकालीन जो मंदिर थे उसकी मैंने यहाँ पे बात की। इससे आप जो है इनको बढ़िया तरीके से तैयार करना। इसमें देवगढ़ का जो मंदिर है दशावतार मंदिर वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये दोनों मंदिर बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से सवाल अक्सर पूछे गए हैं एग्जामों में। वैसे एग्जाम का ट्रेंड आजकल बदल गया है, छोटे जो टॉपिक होते हैं वहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं और बड़े टॉपिकों से सवाल कम पूछे जा रहे हैं ना। इसलिए जैसे प्राचीन भारत में आप पढ़ो तो छोटे टॉपिकों को ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ना, जिसमें शुंग काल है, कुषाण है, सातवाहन है ना, और बृहद्रथ वंश है। ये जो छोटे वंश हैं, महाजनपद काल है ना, इनसे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले अशोक से सवाल पूछे जाते थे, अशोक के अभिलेखों से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आजकल वहाँ से सवाल कम हो गए पूछे जाने, है ना, और छोटे टॉपिकों से सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं। इसलिए छोटे टॉपिकों को भी आपको तवज्जो देनी है ना। पहले क्या करते थे, छोटे टॉपिकों को छोड़कर बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लेते थे, वहाँ से सवाल फंस भी जाते थे। लेकिन आजकल ट्रेंड बदला है, छोटे टॉपिकों से सवाल अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर विद्यार्थी अक्सर गच्चा खा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, छोटे टॉपिकों को भी उतना ही महत्व देना है जितना बड़े टॉपिकों को देना है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे अशोक से कम सवाल पूछे जा रहे हैं तो अशोक को छोड़ दें। पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा, इतने बड़े टॉपिकों को छोड़ तो नहीं सकते, है ना। लेकिन छोटे जो टॉपिक है जिनको पहले के विद्यार्थी अक्सर छोड़ दिया करते थे, वो अब नहीं छोड़ने, हमको पूरा पाठ्यक्रम बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं जो है आगे की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो इनकी जो स्तूप कला थी उसकी हम बात करें। वैसे स्तूप में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो स्तूपों के नाम ही हैं बस, ठीक है। तो मंदिर गुप्तकालीन मंदिर हो गए, स्तूप में ज़्यादा कुछ नहीं है, पिछड़ी हुई स्तूप कला थी और नए स्तूपों का निर्माण इन लोगों ने करवाया नहीं था। पुराने जो स्तूप थे जो अशोक के काल के चले आ रहे थे, उन स्तूपों का ही संवर्धन करवाने का काम इन लोगों ने किया था, ठीक है। तो गुप्त कालीन स्तूप कला की मैं बात कर लूं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या था इसमें? सबसे पहले तो मैं ये बात करूं आपसे कि नए स्तूप नहीं बनाए गए, ठीक है, नहीं बनाए गए। पुराने स्तूपों का ही, पुराने स्तूपों का ही संवर्धन किया गया,
ठीक है, पुराने स्तूपों का ही संवर्धन किया गया, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन से स्तूप थे इस समय के जिनका समर्थन किया गया? तो इसमें जैसे जो सारनाथ में हमारा पड़ता है, एक धमेक स्तूप है, एक सांची का स्तूप है, एक जरासंध की बैठक का स्तूप है। तो ये कुछ स्तूप थे, है ना, जो इस काल में जो है उनका पुनर्निर्माण किया गया। मीरपुर खास का स्तूप है, नालंदा का स्तूप है, ये भी कुछ स्तूप थे। तो मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँगा, प्रमुख स्तूप, प्रमुख स्तूप जिनका संवर्धन किया गया। ठीक है, तो इसमें आप डाल सकते हैं धमेक स्तूप, धमेक स्तूप, ये सारनाथ में पड़ता है ना, सारनाथ में पड़ता है। अशोक के समय इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये है। इसके अलावा जैसे मैं लिखूं जरासंध की बैठक का स्तूप, जरासंध की बैठक का स्तूप, ये जरासंध आपको पता होगा, ये कंस का जो है ससुर था ये जरासंध। ठीक है, हाँ, और इसको ये वरदान था कि ये हमेशा औंधा सोता था, और जब ये मरा तो इसकी हड्डियों के पासे बनाए थे मामा शकुनी ने, जिसकी वजह से वो महाभारत में पांडव हार गए थे, क्योंकि उन पासों से ही शकुनी ने और जो है कौरवों की तरफ से पासे फेंके थे। और चूंकि इस जरासंध को जो वरदान था कि यह हमेशा औंधा सोता था, इसलिए शकुनी बड़ा तांत्रिक था। शकुनी ने इसकी हड्डियों से वो पासे बनाए थे वो अपनी तंत्र विद्या से। उनकी विशेषता ये थी कि उन पासों को जिसने बनाया है उसी के हाथ से वो पासे सीधे पड़ेंगे, अन्यथा और कोई भी उन पासों से खेले हमेशा औंधे ही पड़ते थे। और उस यज्ञ में ये शर्त रखी गई थी कि मामा शकुनी के पासों से ही वो दूत क्रीड़ा खेली जाएगी। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर जब जब पासों को घेरता वो पासे हमेशा औंधे ही आते, जबकि युधिष्ठिर इस दूत क्रीड़ा में बहुत बड़ा माहिर था उस जमाने का। इसलिए उसने अपना भाई, परिवार, राजधानी सब दांव पे लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी कला पर विश्वास था। लेकिन ये कपट का खेल था और मामा शकुनी ने इस प्रकार से कपट वाले पासे से ये खेल खेला था। और यदि दुर्योधन उन चालों को चलता तो दुर्योधन के हाथ से वो पासे हमेशा औंधे ही पड़ते। दुर्योधन ने कहा था कि मेरी वजह से, मेरी तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेगा, क्योंकि मामा शकुनी ने वो पासे बनाए थे। वो ये जरासंध की हड्डियों के पासे थे, है ना। इसके अलावा नालंदा का स्तूप है ना, नालंदा का स्तूप है, सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है, मीरपुर खास का स्तूप है ना, मीरपुर खास का स्तूप है। तो इन सारे स्तूपों का जो है यहाँ पर संवर्धन हुआ था, है ना, पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है, मीरपुर खास, सांची, नालंदा। ठीक है, और रत्नागिरी का स्तूप भी है, महाराष्ट्र वाला, लिखो तो लिख लो वरना इतना कोई खास है नहीं। रत्नागिरी का स्तूप, ठीक है, रत्नागिरी का स्तूप, ये मैं 6 नंबर पे इसको नाम दे देता हूँ। तो ये था प्यारे साथियों हमारे गुप्तकालीन जो कला थी, वो बड़ी ही पिछड़ी हुई कला थी और इतना विकास हो नहीं पाया था। कुछ एक बस केवल नाम है कि इनका संवर्धन हुआ था, बाकी होना तो कुछ नहीं था इसमें भी। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली क्लास में जो है आगे का भाग पढ़ेंगे। मूर्ति कला वगैरह, चित्रकला है, उसको हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरा पढ़ लें, और फिर हम गुप्तकालीन साहित्य पे आ जाएंगे। गुप्तकाल अब ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।